हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था, आज की वीडियो में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ताकि तुम्हें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमने कंसेप्ट समझा था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाए, तुम्हें वो टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। मतलब समझ रहे हो, इसी वजह से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम चैप्टर के एंडिंग में करेंगे। चैप्टर के एंडिंग में हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम सारे कंप्लीट करेंगे। हाँ, अभी ये न्यूमेरिकल मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसमें थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को समझ में आने वाला जिसने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझ रखा है। तो जिसने भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। उसके बाद तुम ये वाला वीडियो देखो या पहले वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब लेकिन कर जरूर देना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ही बेटा जो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल। इसमें बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन लिया, ठीक है, एक बर्तन लिया, मतलब सॉसपेन, मतलब वही भगोना टाइप ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो तुम। एक नॉर्मल यार एक बर्तन ले लिया, कंटेनर कुछ भी ले लिया, उसमें क्या किया, 1 kg वाटर को ले लिया हमने। कितना? 1 kg वाटर को ले लिया और उसमें ऐड कर दिया क्या, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जब मैंने तुम्हें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि नॉर्मल प्योर चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा बढ़ जाता है जब उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी। तो जिन लोगों को ये पता है तो उनको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, और नहीं लिया है तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वहाँ पर तुम देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो तुम्हारा 1 kg पानी है, तो चलो 1 kg वाटर की बात करता है। मान लो अभी तक जैसे मान लो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, तो 1 kg जो वाटर होता है बेटा, मान लो जो वाटर है, अब जितना भी लो वो अलग बात है, तो सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। अगर इसमें वाटर प्योर भरा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है कितना होगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन हमारा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला दिया। क्या मिला दिया? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम समझते हैं क्या होता है, जिसकी वेपर नहीं बनती, जिसकी वेपर नहीं बनती। अगर बेटा इसकी वेपर नहीं बनेगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था कि वेपर प्रेशर जब किसके बराबर होता था, एटमॉस्फेयर के। चलो हम पढ़ चुके हैं वो चीज। तो देखो पहले बॉयल होता था कितने में, 373 केल्विन, यानी कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री पे गर्म होता है, लेकिन ग्लूकोज मिलाने पर तुम्हें पता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बढ़ जाएगी। अब पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज मिलाने पर वो जो सॉल्यूशन बन गया उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो गई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमें। देखो फिर समझ लो, जो प्योर वाटर था उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन। हमने क्या किया, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, जो कि कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे ही हम सॉल्यूट को मिलाते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया सॉल्यूशन का, पहले मान लो 100 डिग्री था, अब कितना हो गया, अब 110 हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो ठीक है, करते हैं इसको आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लो सब लोग। इसमें हमने पढ़ा था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000, अगर kg में ले रहे हो तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो फिर डेल्टा TB निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा TB इक्वल टू क्या है, TB माइनस TB नॉट। हमारे पास TB नॉट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कितना है, 373 केल्विन। अगर मैं डेल्टा TB निकाल लूँ तो TB की वैल्यू आ जाएगी, और हमें फाइंड भी TB करना है। TB क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना, आराम से कर लेंगे अगर हम डेल्टा TB कर लें, ठीक। तो डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB। KB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी थी 0.52,
अच्छा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 18 ग्राम ऑफ। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? सब बच्चों को पता होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है बेटा 180। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, Kb 0.52, ठीक है। और जो तुम्हारा Wb 18 ग्राम, Mb ग्लूकोज मतलब 180, सॉल्व करोगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ठीक। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0.52 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 180, 1 kg बोला। अगर तुम इसको ग्राम में लिख दो तो 1000 ग्राम हो गया, और ऊपर भी 1000, क्योंकि 1 kg को हमने ग्राम में कर दिया, 1 kg जो वाटर था। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 18 से ये कैंसिल आउट, 10 बार ये पॉइंट हटा के ऊपर पॉइंट बढ़ जाएगा 0.052। ये हमारा बढ़ गया, ये इतना केल्विन बॉइलिंग पॉइंट अपना बढ़ गया। मतलब पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था 373 था, 373 था। जब हमने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये अब ये देखो, अब हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया, जितना बढ़ गया उसे ऐड कर देंगे भाई, हमारा सॉल्यूशन का आ जाएगा, सिंपल है। तो टी बी इक्वल टू कितना हो गया? टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, ये प्लस में पहुंच जाएगा इधर, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। तो डेल्टा टी बी 0.052 जो कि निकाला है, और टी बी नॉट की वैल्यू हमें पता है 373 जो प्योर की होती है। दोनों को ऐड कर दिया हमने, 373.052, ये हमारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो पानी 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर बॉयल होता था, वो बढ़ के इतना हो गया, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यही हमारा कंसेप्ट था, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ जाता है। तो देखो कितना बड़ा था, इतना प्योर वाले में ऐड कर दिया, जितना बड़ा है हमें पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठीक है, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। तो फिर आगे का जो टॉपिक है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया भी है। तो जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखो मतलब क्या हुआ इसका समझ लेना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। देखो जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? सोल्यूशन का बढ़ जाता था। जैसे हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाते थे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था। अब जैसे प्योर पानी है बेटा, एक प्योर पानी है, सबको पता है कि अगर हम प्योर वाटर को फ्रीज करें या जमाएं उसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाता है। लेकिन अगर तुमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 0 डिग्री से कम हो जाएगी। जैसे सुनो, जैसे मैं बोलूं हमने प्योर वाटर लिया और फ्रिज में रख दिया और वो जम गया कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या किया? देखो पहली कंडीशन में हमने क्या किया? प्योर वाटर लिया, इसको हमने फ्रिज में रख दिया और देखा कितने पे जम गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या किया हमने? अगली बार जो वाटर लिया उसमें थोड़ा सा, मान लो 2 मोल हमने NaCl मिला दिया, थोड़ा सा नमक मिला दिया, अब ये जम रहा -2 डिग्री पे। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो सीधी सी बात है, जैसे हम नमक मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, मतलब नॉन वोलेटाइल मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक उल्टा उसका, ठीक है। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, इधर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा ये करके देख लेना। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जाम। एक काम करना, पानी को लेना, प्योर पानी को, उसमें कुछ भी नहीं मिला होना चाहिए, बिल्कुल प्योर पानी होना चाहिए। वाटर को लेना और फ्रिज में रख देना, ठीक है। फिर जैसे ही वो जम जाए उसको तुम बाहर रखना, ठीक है। अब एक बार क्या करना, 2 अलग अलग ले लेना, कुछ भी 2 अलग अलग बर्तनों में क्या करना, कोई भी चीज ले लेना, उसमें एक में नॉर्मल प्योर वाटर रखना, दूसरे वाले में वाटर के साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देना, या थोड़ा सा कोई उसमें कुछ भी मिला देना, नमक मिला देना, नॉर्मली नमक ही मिला देना, हमें नॉन वोलेटाइल मिलाना, कुछ भी मिला दें। तो हमने क्या किया, एक जो पानी प्योर वाला देखा जो जमाया था, और एक पानी जो नमक वाला, जैसे ही वो जम जाए दोनों की जो बर्फ है वो निकाल के बाहर रख देना। तुम देखना जो
बर्फ होगी वो देर में पिघलेगी जिसमें नमक मिला होगा, जिसमें नमक मिला होगा वो देर में पिघलेगी। क्यों? क्योंकि वो जमी भी देर में थी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मिलाने से घट जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर नॉर्मल बर्फ जमाओगे तो वो जल्दी जम जाएगी प्योर पानी की। अगर तुम उसमें नमक ज्यादा मिला दो काफी, या फिर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, अब तुम उसको जमाओ तो वो बहुत देर में जमेगी। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। समझ आ गया होगा आई थिंक अब तुम्हें। ठीक, तो चलो मैं तब से चल रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, फ्रीजिंग पॉइंट घटना। सबसे पहले तो चलो हम फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। समझ तो लिया है पर मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट अभी तुम्हें जितना आसान लग रहा है, ये किताब वाले पता नहीं यार क्या क्या करते हैं। देखोगे तुम बुक खोल के तो पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, समझ ही नहीं आता कर क्या रहे। हम तो सीधा सा पढ़ा था हमने तो 10th तक। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है वो वाला पॉइंट या वो टेम्परेचर जहां पर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हमने क्लास 10th में और बेसिक अपने जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा है। और हाँ, सच सही भी है, ये गलत थोड़ी ना। जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं जमना। कोई भी चीज तब जमती है जब वो, जैसे कि पर्टिकुलर जैसे मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से सॉलिड की तरफ बनना स्टार्ट होता है। मतलब जो पानी होता है उससे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड कहां कन्वर्ट होता है, जहां पर तुम्हारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं बोलूं वाटर से जो आइस बनती है, तो वाटर से आइस कब कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड है तुम्हारा, जो लिक्विड था तुम्हारा, वो जो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। मतलब जो तुम्हारा पानी था उसकी बर्फ बन गई, या जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट एट दैट, मतलब उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ये बुक वाले ना यार पता नहीं क्या करते हैं, बच्चों को परेशान करते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे क्लास में लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे चीज़ों में डेफिनेशन ब्रॉड करते जाते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अब एनसीईआरटी या फिर बाकी जो हमारे अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है देखो बोलेंगे भाई, लेकिन थोड़ा सा घुमा के। मेरी बात समझ आ रही है? फ्रीजिंग पॉइंट को जो डिफाइन करने का तरीका वो थोड़ा अलग ही है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर जो तुम्हारा लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो पॉइंट जहां पर तुम्हारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या जो तुम्हारा पानी था उसकी बर्फ बन गई, तो वही हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। किसी चीज का जमना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अब ये लोग फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे समझाते हैं उसको बहुत ध्यान से समझो। ये बोलते हैं, सुनो, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is become equal to the vapor pressure of solid phase बोलूं या solid state बोलूं। फिर सुनो, ये वो टेम्परेचर है जहां पर जो वेपर प्रेशर तुम्हारे लिक्विड फेज में, मतलब it is the temperature at which vapor pressure of a liquid phase is become equal to the vapor pressure of a solid phase। फिर से सुनो क्या मतलब हुआ। ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर जो लिक्विड के द्वारा जितना वेपर प्रेशर बन रहा है वो सॉलिड, और जितना सॉलिड के द्वारा वेपर प्रेशर बन रहा है। देखो फिर सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट है या वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर बोलूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर समझ रहे हो, टेम्परेचर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री आ रहा ना। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर जितना लिक्विड वेपर प्रेशर बनाता है उतना ही सॉलिड भी वेपर प्रेशर बनाता है। ये कैसे हो सकता है यार, बड़ी सोचने वाली बात है। यही तो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया चीज वही बता रहे हैं, पर बताने का तरीका अलग। मैं तुम्हें बिल्कुल फील कराऊंगा, मुझे पता है अभी तुम्हें फील नहीं हो रहा, जब तक फील नहीं होगा तब तक बेकार। हम फील करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे, बुक की डेफिनेशन को भी फील करेंगे। ये करना क्या जा रहा है सुनो, जैसे मैं बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना।
ये लोग कह रहे हैं कि जो लिक्विड है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लिक्विड है उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड का कुछ ना कुछ क्या बनता है, वेपर प्रेशर बनता है। जैसे मैं बोलूँ पानी है, पानी क्या 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर नहीं बनाता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है, अगर मैं बोलूँ कि दो टाइम, जैसे पानी है, एक पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेपर कहाँ जाता है, वेपर का प्रेशर कहाँ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में भाप ज्यादा बन रही होगी, 25 डिग्री सेल्सियस में भाप कम बन रही होगी, लेकिन बन तो रही होगी ना, 25 पर वेपर बन तो रहे होंगे, भले से वो कम बन रहे हैं वो अलग चीज है, पर वेपर बन रहे हैं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है, उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा सॉलिड के द्वारा। ऐसा कोई टेम्परेचर होता है यार, ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है कि जितना लिक्विड वेपर बनाए उतना ही सॉलिड वेपर बनाए? हाँ, यही तो वो टेम्परेचर है जहां पे चीज क्या हो जाती है, फ्रीज। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। फिर से सुन लो इसको, मैं तो इस डेफिनेशन को मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझाऊंगा। थोड़ा सा यार तुम लोग भी प्रॉपर फोकस रखना, मैं फिर बोल रहा हूं प्रॉपर फोकस रखना, समझ में आएगा। पहले ये दिमाग में क्लियर करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको दिमाग में क्लियर रखो। देखो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुन लो। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, देखो अभी इसको क्लियर करते हैं, अभी क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से। देखो क्या किया मैंने, सपोज मान लो ये एक पानी लिया, ठीक है, लिक्विड लिया, कोई भी लिक्विड लिया, सपोज हम लोग कोई भी लिक्विड लेते हैं, सपोज वाटर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी मान लो जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। पानी भरा और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, सपोज ये वो टेम्परेचर है। मैं इस लाइन से ऐसे समझाऊंगा तुम्हें, ऐसे मजा आने वाला। देखो ये पॉइंट है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी ये 2 डिग्री सेल्सियस पे, ये चलो इधर मैं मानूंगा थोड़ा वैसा, ऐसे इधर मान लेता हूँ, वाटर है, ये वाटर है और वाटर भरा है और इधर टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। इस वाले को मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये देखो जो वाटर भरा है, टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो 2 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे कुछ वेपर बन रहा है, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बन रहा है। देखो ये लिक्विड है कि नहीं, अभी वाटर लिक्विड है, फिर से सुन लो, अभी जो वाटर है वो लिक्विड में है, 2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड में है, फिर से सुन लो, और इसके द्वारा कुछ ना कुछ वेपर बन रहा है। वो वेपर मानता हूँ, वो वेपर बन रहा है 3 ATM। कितना बन रहा है, 3 ATM। इसने जो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ बन रहा है, जो वेपर प्रेशर बना रहा है या जो भाप निकल रही है, उसका मैं जो प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो कितना आ रहा है, 3 ATM। मैंने टेम्परेचर कम किया, फिर क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ये जो वाटर था, ये जो लिक्विड था, वाटर ही सपोज वाटर लेके चल रहे हैं हम, तो अब जो इसका वेपर प्रेशर रह गया वो रह गया कुछ 2 ATM, घट गया। देखो वेपर प्रेशर अभी भी है, वेपर प्रेशर 2 डिग्री। अब सोचने वाली बात ये है कि यार 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या लिक्विड वेपर बनाता होगा? बिल्कुल बनाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हम लोग इमेजिन नहीं कर रहे, वो अलग चीज है यार। अपन नहीं सोच रहे कि वो वेपर बन रहा होगा, वो अलग चीज है। मेरी बात ध्यान से सुनो, भले शक वो कम हो या कुछ भी हो, ये सिर्फ यार इनका डिफाइन करने का तरीका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफाइन करने का तरीका ये है फ्रीजिंग। देखो चीज समझा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ही रहे, समझा, फ्रीजिंग पॉइंट ही रहे, पर तरीका देखो, तरीका ये वेपर प्रेशर के टर्म में समझा रहे। फिर सुनो, 2 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, 3 ATM। मैंने टेम्परेचर को कम किया 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना रह गया, 2 ATM। फिर देखा इधर देखो, इधर देखो, अब ये जो मान लो इधर है -2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो पानी की बर्फ बनी थी। अब तुम सोच रहे हो कि सॉलिड है यार, ये तो सॉलिड है, ये तो वेपर बना है। बेटा यहाँ पर भी वेपर बन रहा है, यहाँ पर भी वेपर बन रहा है। वो बात अलग है कि उसकी क्वांटिटी हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फिर सुनो, यहाँ पर जो वेपर बन रहा है, मान लो 0.2 या फिर 5 ATM प्रेशर लगा रहा है, 0.5 ATM प्रेशर लगा रहा है। अगर मैं इधर बात करूँ, इधर यही बर्फ है और ये -1 डिग्री सेल्सियस पे, यही बर्फ है, यही सॉलिड है, -1 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वेपर बना रही है वो बना रही है सपोज कर लेते हैं 0.7 ATM। कितना, 0.7 ATM। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पानी था 2 डिग्री सेल्सियस पे, कितना वेपर प्रेशर, 3 ATM। बर्फ थी -2 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 0.5 ATM। इसको मैं आगे ले गया, ये -1 डिग्री सेल्सियस पर कितना वेपर बनाया, 0.7 ATM, ठीक है।
इसको मैं लेके आया 1 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर को समझो 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना, इसने कितना बनाया 2 ATM। अभी देखो ये जो वेपर प्रेशर है वो कौन सी स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का है, लेकिन है तो वेपर प्रेशर तो है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा वो अलग चीज है, पर है तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वेपर प्रेशर है वो अभी तक किसका है, अभी तक किसका है, लिक्विड का। क्या अभी तक बराबर हो पाई, ये नहीं हो पाए। देखो ये आ तो रहे पास, ये 3, देखो ये 0.5 था, यहाँ 0.7 हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ 3 था, ये थोड़ा कम हुआ 2 ATM। 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा, जितना वेपर प्रेशर तुम्हारा लिक्विड बना रहा था उतना ही वेपर प्रेशर तुम्हारा सॉलिड, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचे तो प्रेशर यहां पर भी 1 ATM हो गया और प्रेशर इसका भी 1 ATM हो गया, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां पर दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा भी शिफ्ट हुए वो चीज सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और 0 से हल्का सा इधर शिफ्ट हुए वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर से सुन लो, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। फिर से सुनो, 0 डिग्री वो टेम्परेचर है, पानी के लिए बात कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री वो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, ये हम जानते हैं, और यही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हम जानते हैं जहां पर कोई चीज जमना स्टार्ट होती है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन बुक वाले क्या बोल रहे हैं, बुक वाले बोल रहे हैं ये कब जमा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, और ये सच निकल रहा है, देखो ये सही हो रहा है कि जितना लिक्विड वेपर बना रहा था उतना ही सॉलिड वेपर बना रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड के द्वारा बना हुआ वेपर और सॉलिड के द्वारा बना हुआ वेपर बराबर हो गया, और हमने देखा कि वो जो चीज थी वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगी। हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर द वेपर प्रेशर, जितना तुम्हारा ये लिक्विड बनाता है उतना ही सॉलिड बनाता है। फिर से सुन लो, 0 डिग्री से इधर जो वेपर प्रेशर होता है वो तुम्हें पता है कि 0 डिग्री से इधर ये चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, अब लिक्विड में तो रहेगी नहीं। 0 डिग्री से इधर ये चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में तो रहेगी नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो दोनों, देखो 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है। बड़ी अजीब सी चीज है पर समझनी पड़ेगी बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री से इधर हल्का सा भी होंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री से इधर हल्का सा हुए तो वो चीज सॉलिड में कन्वर्ट हुई है। मैं बोल सकता हूं 0 डिग्री सेल्सियस जो है उससे हल्का सा भी शिफ्ट होते हैं इस तरफ, माइनस की तरफ, तो चीज फ्रीज हो जाती है, और इधर शिफ्ट होते हैं तो वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। पर 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां से चीजें फ्रीज होना स्टार्ट होती हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां से वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। हर एक के लिए अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मैं वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां से वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वेपर प्रेशर लिक्विड बनाता है उतना ही सॉलिड बनाता है। ये सोचने वाली बात है ना यार। डेफिनेशन क्या बोलती है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज इज बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट। खुद दिमाग से सोचो यार, सॉलिड स्टेट के द्वारा वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट के द्वारा वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट के द्वारा वेपर प्रेशर बराबर तभी तो होगा बेटा जब दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो किसी टेम्परेचर पर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। तो चलो फिर इसको समझ लेते हैं अच्छे से, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं उसको बताने की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर जो तुम्हारा लिक्विड बना रहा है और वेपर प्रेशर जो तुम्हारा सॉलिड बना रहा है वो बराबर हो जाए। देखो 2 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर कितना था, 3 ATM। जैसे ही मैं पीछे गया 1 डिग्री सेल्सियस पर 2 ATM, जैसे ही मैं पीछे गया 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM तुम्हारा लिक्विड भी बना रहा है, 1 ATM तुम्हारा सॉलिड भी बना रहा है। देखो दोनों, जैसे मैं बात करूं दिमाग से सोचो यार, सॉलिड स्टेट है इधर और इधर लिक्विड स्टेट है, दोनों की जो वेपर प्रेशर होगी दिमाग से सोचो बराबर तभी तो होगी जब दोनों चीजें एग्जिस्ट करें किसी जगह पर।
दिमाग से सोचने वाली है, जब तक वो चीज यार एक पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी वेपर प्रेशर बराबर होगा कैसे? ये चीज फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? फिर से सुन लो यार, देखो फिर से एक बार मैं कोशिश कर रहा हूं, एक लास्ट बार कोशिश कर रहा हूं और इसको ध्यान से समझ लेना यार। काफी मेहनत लगती है बनाने में और मेरे ख्याल से अभी तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कुछ बच्चों को क्लियर हो गया और कुछ बच्चों को जिन्हें क्लियर नहीं हुआ वो फिर से सुन लो, वो फिर से सुन लो। देखो क्या बात करते हैं ये लोग, लिक्विड जितना वेपर बनाता है, ऐसे समझ लो, लिक्विड जितना वेपर बनाता है उतना ही वेपर कौन बनाए? सॉलिड बनाए। जितना लिक्विड वेपर बनाए उतना ही सॉलिड वेपर बनाए, या मैं बोलूं जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर हो रहा है उतना ही सॉलिड का वेपर प्रेशर हो जाए, तो हम लोग उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब समझने वाली बात ये बेटा कि तुम मुझे एक बात बताओ, सिंपल से एक बात बताओ, मैं तुम सिंपल से एक बात पूछना चाहता हूं। जो पानी होता है -2 डिग्री पे बताओ, एक जैसे सिंपल सी बात करूं, -2 डिग्री पे आइस होगी या फिर वाटर होगा, तो तुम सिंपल सा बोलोगे अगर प्योर वाटर था तो -2 डिग्री सेल्सियस पर, -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये सॉलिड होगा, और 2 डिग्री सेल्सियस पर ये जो होगा वो वाटर होगा। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर है और -2 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस है। समझ रहे हो? अभी तुम्हें पता है कि सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो थोड़ा सा कम बन रहा होगा और इसका जो वेपर बन रहा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बन रहा होगा। जैसे हम 2 डिग्री से 1 डिग्री पे बढ़ेंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा घटेगा। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो, जैसे मैं बात करूं ध्यान से सुनो, ये बीच में 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर सॉलिड में जब तक वो चीज़ है, इधर अगर मैं जाऊंगा तो वो फ्रीज हो चुकी है चीज़, सपोज कर लो इधर फ्रीज हो चुका है। फ्रीज कब होगी? -1 डिग्री पर, -2 डिग्री, मतलब इधर ऐसा चल रहा है। इसके इधर कितना है? ये मान लो इधर 1 डिग्री सेल्सियस, इधर 2 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर ये लिक्विड है तो 2 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बन रहा है वो अलग अलग है। ये 1 डिग्री सेल्सियस पे और -1 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बन रहा है वो भी अलग है। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों बराबर वेपर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों वेपर प्रेशर बना रहे हैं। इस पॉइंट को समझो, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों वेपर बना रहे हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? ये क्या बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना सॉलिड वेपर बनाता है उतना ही लिक्विड वेपर बनाता है। इस बात को तो समझो यार, ये जो कह रहे हैं उसको तुम फील तो करो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी भाप बना रहा है उतना ही बर्फ बना रही है, मतलब 0 पर दोनों है। देखो ये खुद कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर है उतना ही सॉलिड का वेपर प्रेशर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब वहां पर जो तुम्हारा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। ये खुद कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर तुम्हारा लिक्विड सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हाँ ये हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे, माइनस की तरफ जाएंगे तो वो जमता चला जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा आगे जाएंगे तो वो चीज लिक्विड होती जाएगी। और देखो सीधी सी बात है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। पानी को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से आगे ले जाऊं, तुम बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ज्यादा वेपर बनाएगा या 50 डिग्री पे? तो दुनिया जानती है 50 डिग्री सेल्सियस पे भाप ज्यादा बनेगी पानी की कंपैरिजन टू 0 डिग्री। तो जैसे ही मैं 0 डिग्री से आगे जा रहा हूं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है लिक्विड का, 0 डिग्री से पीछे जा रहा हूं तो वो बर्फ बन रही है। अब तो वेपर प्रेशर इसका तो बिल्कुल घट रहा है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे की तरफ बढ़ने पे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक जैसे मैं जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहा है। लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। और इधर -50 डिग्री सेल्सियस तो वेपर प्रेशर रहेगा ही नहीं। मतलब इधर जाने पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इधर जाने पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब इधर तुम बढ़ते गए वेपर प्रेशर सॉलिड का जैसे इधर बढ़ता गया। इसका इधर आने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? 50 डिग्री से कम पे आओगे तो लिक्विड का प्रेशर घटता गया। एक पॉइंट आ गया जहां पर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होगा, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब
जो तुम्हारा लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट होना यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब ये लोग देखो हम भी जानते हैं कि 0 डिग्री के इधर चीजें जमना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये जो फ्रीजिंग पॉइंट को समझा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, ये फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के द्वारा समझाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, और जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बेटा बराबर हो गया, प्रैक्टिकली वो चीज वहीं जम जाती है। और एग्जैक्टली ये सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जहां पर ऐसा फाइंड किया गया है, जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है बेटा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल तुम्हें अभी भी रिप्लाई दूंगा। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल सिंपल चीज समझ नहीं आती, अगर तुमको बेटा ये भी नहीं आता तो बताऊंगा, टेंशन ना लो। अगर तुमको ये भी नहीं आता तो बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा यार, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मैं खुद का बोल रहा हूँ, मैंने अपने एग्जाम में काफ़ी बार 7 4 जा 11 किया है, मैं सच बता रहा हूँ, और 6 3 जा 9 करके आया हूँ मैं खुद के पेपर में। तो ये कोई इशू नहीं होता यार, गलतियां हो जाती हैं। अगर तुम्हें समझ पहली बार में नहीं आ रहा तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, उसकी मैं सेपरेट अलग वीडियो फिर बना दूंगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? एकदम मजे से पढ़ना है। और मुझे लगता नहीं यार इतनी मेहनत के बाद तुम्हें अब कोई डाउट रह गया होगा, ठीक है? चलो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। ये तो बात सिर्फ हुई किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की। अब आते हैं हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर। अब आते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक? अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर पानी था, प्योर पानी था, ठीक है? ध्यान से सुनना। हमने देखा कि प्योर पानी जो था, जैसे TF0 बोलूँगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आया 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर पानी कितने में जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने क्या किया, इस पानी में हल्का सा बोलूं या बोल दूं कि 2 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी कि NaCl मिला दिया। अब मैं देख रहा हूं इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस। पहले ये पानी कितने पे जम रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये पानी कितने पे जमना स्टार्ट हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा कैसे हो गया? तो बेटा याद करो कंसेप्ट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड फेज। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी तुम्हारा लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा था, अब -2 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। बिल्कुल -2 डिग्री सेल्सियस तक। मेरी बात देखो फिर से, चलो इसको मैं उसी ग्राफ से प्रैक्टिकली तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं जैसा मैं अभी तक यूज कर रहा था। देखो फिर सुनो, पहले वो फ्रीज होता था कितने पे? 0 डिग्री। हल्का सा मैंने नॉन वॉलेटाइल मिलाया, कितने पे हो रहा है? -2 डिग्री पे। घट रहा है ना, पता कैसे करेंगे? तो TF0 माइनस TF, ये क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट मिलाने के बाद। तो ये तुम्हारा आ गया डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF। मतलब जैसे कि मैं बोलूं पहले 0 पे, अब -2 पे, तो कितना हो गया? -2। तो कितना घट गया फ्रीजिंग पॉइंट? -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो घट गया इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों घट गया बात करेंगे अभी फिर से। क्यों घट गया बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्यों घट गया। क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होता है। फिर से सुनो, अब वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी मैं तुम्हें ग्राफिकली समझाऊंगा, जैसे कि अभी मैंने जो पहले बताया था उसको बिल्कुल ग्राफिकली समझाऊंगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैं देखो फिर से सुन लो, नॉर्मल फ्रीज होता था वो 0 डिग्री पर, जैसे ही मैंने नमक मिलाया वो कितने पर होने लगा? -2 डिग्री पर, मतलब जो घट गया। तो उसको मैंने बोल दिया TF0 माइनस TF, ठीक है? अब ये जो डेल्टा TF है एग्जैक्टली वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहां पे निकालेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA और इंटू 1000। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो 1000। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली जैसा बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी लगता है। जैसा बॉइलिंग पॉइंट का था वैसे ही हमने फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अपना फॉर्मूला बना लिया। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जैसा बॉइलिंग पॉइंट का था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा टीएफ। अब ये घट क्यों गया -2 डिग्री, जैसे पहले जम रहा था पानी कितने पे 0 डिग्री पे, अब कितने पे जावा -2 डिग्री। ये -2 डिग्री जो घट गया, मतलब ये जो घट गया -2 डिग्री, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीएफ। घटा क्यों है, क्योंकि उसमें हमने मोल्स मिलाए, मतलब मोलैलिटी, हम लोग मोलैलिटी से कैलकुलेट कर लेंगे जो हमने ये मिलाया, कितना मिलाया, W मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मिलाने से ही तो ये घटा है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना घट गया है। और ये अगर पता चल जाए कितना घट गया है तो हम लोग सोल्यूशन का या कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। अब सुनो, अब क्यों घट रहा है इसको समझ लो। सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले अपना जमता था, नॉर्मल अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो 1 atm हो रहा है, और जो तुम्हारा सॉलिड का हो रहा है वो 1 atm, मतलब दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm या बराबर हो रहा है 0 डिग्री पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने नमक मिलाया वो पहुंच गया कितने पे, -2 डिग्री। -2 डिग्री पे क्या होने लगा, -2 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होने लगा लिक्विड स्टेट का, उतना ही वेपर प्रेशर होने लगा सॉलिड स्टेट का। जितना वेपर प्रेशर तुम्हारे लिक्विड स्टेट का होने लगा, उतना ही वेपर प्रेशर तुम्हारे सॉलिड स्टेट का होने लगा। कहां पर, -2 डिग्री सेल्सियस पर। तो -2 डिग्री सेल्सियस किसका वेपर, जैसे मैं बोलूं, अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मान लो 0.5 atm 0.5 atm, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और सॉलिड का बराबर होने लगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट घट क्यों रहा है, देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल मिलाया, नॉन वोलेटाइल मिलाने से तुम्हें पता है हमने, जैसे हम कोई नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी याद करो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल को मिलाते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जो लिक्विड तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर 0 डिग्री पे कर देता था, अब वो 0 डिग्री पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर हो चुका है वो कम हो चुका है। जैसे कि देखो, और अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो यार, और अच्छे से समझना चाहते हो तो ग्राफिकली और अच्छे से बता देता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इधर मानता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस है, इधर 2 डिग्री सेल्सियस है, और यह तेरा -1 डिग्री सेल्सियस तो -2 डिग्री सेल्सियस, ही हो गया तेरा पूरा ग्राफ। देखो सपोज मैं बोलूं कि 0, अभी ये ग्राफ, 2 ग्राफ बनाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री। ऊपर वाला मान लो प्योर वाटर के लिए, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए। नीचे वाला किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। जब मैंने उसमें क्या मिला दिया, थोड़ा सा नमक मिला दिया, सुनो 2 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर बन रहा है 3 atm, यहाँ पे वेपर प्रेशर बन रहा है कितना, 2 atm, और 0 डिग्री पे बन रहा 1 atm, लेकिन ये किसके द्वारा था, लिक्विड के द्वारा था। लिक्विड के द्वारा 2 डिग्री पे 3, 1 डिग्री पे 1, 0 डिग्री पे 1, यहाँ पे सॉरी 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। अच्छा, ये कितना बना रहा था, ये बना रहा था 0.5, ये बना रहा था 0.7, और यहाँ आते आते कितना बन रहा था 1 atm, मतलब 1 atm दोनों का बन रहा था कहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे ही मैंने नमक मिलाया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर जो था, 2 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर था मान लो 0.5, मतलब 2 डिग्री पे और कम हो गया। 1 डिग्री पे मैं बोल दूं 1 रह गया, ठीक है, 1 डिग्री पे 1 रह गया, और यहाँ पर जो पहुँच गया, सपोज यहाँ पर पहुँच गया, सपोज और कम कर लेते हैं, सुनो 2 डिग्री पे भी बहुत कम हो गया, सपोज मान लो 0.5, यहाँ आ गया तुम्हारा 1, कितना कर लेते हैं, सॉरी 1, ये हाँ 2 atm मान लेते हैं, यहाँ 2 atm, यहाँ 1 atm, यहाँ मान लेते हैं हम थोड़ा सा और भी कम मान लेते हैं, 0.7 मान लेते हैं, यहाँ 0.3 मान लेते हैं, और यहाँ 0.2 मान लेते हैं। अब 0.2 यहाँ पर सॉलिड भी बना रहा है और 0.2 यहाँ पर लिक्विड भी बना रहा है, मतलब 0.2 atm जो है वेपर प्रेशर -2 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 atm दोनों के दोनों बना रहे हैं, लिक्विड भी बना रहा है और सॉलिड भी बना रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -0.2 atm पर सॉलिड जितना बना रहा है उतना ही लिक्विड बना रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो कि घट गया कितना, जो कि सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद कम हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जिसको ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आया है वो सिर्फ बेटा इतना समझ लो कि नॉर्मल जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है
उससे फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घट जाता है जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो सॉलिड स्टेट है वो तो -2 पे बना रहा है बेटा, बहुत कम, लेकिन तुम्हारा जो लिक्विड होगा वो भी बहुत कम ही बनाता चला जाएगा, और लास्ट में जाके उन दोनों का 0 डिग्री से सेल्सियस के बाद जाके दोनों का इक्वल हो पाएगा। इसी वजह से अगर इतनी चीज समझ में नहीं आती तो सिर्फ इतना याद रख लो कि हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर हमेशा घटता चला जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई थिंक ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रही होगी। आई थिंक अब तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी तुम्हें डाउट रह गया होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। अगर फिर भी रह गया है तो अगली वाली वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो हम फ्रीजिंग पॉइंट घटा रहे हैं इससे कुछ फायदा है? बिल्कुल, एक फायदा होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखो जो इलाके होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ जहाँ शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, वहाँ पे क्या होता है यार कि तुम्हें पता है कि वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर -2, -3, -5, तो वहाँ नॉर्मली स्नोफॉल होता है, सबको पता है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जो कार होती है बेटा, जो कार की रेडिएटर में जो वाटर होता है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है जो कार होती है वो रेडिएटर में जब पानी घूम नहीं पाता तो वो पूरा क्या होता है, उसकी हीट जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती, और जो गाड़ी का इंजन होता है वो खराब हो जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं कि जो कार होती है उस वाटर में, देखो कार के रेडिएटर में जो पानी होता है तुम्हें पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। उससे क्या होता है वो पानी लेट जमता है, और तुम्हें पता है जैसे मान लो पहले पानी जमता था 0 डिग्री पे, शिमला में ठंड पड़ती है -5 डिग्री, तुमने पानी में क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया, अब वो पानी 15 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, और वहां पर जो ठंड पड़ रही है वो कितनी, -5 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जा ही नहीं रहा, और तुमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिला के पानी को कितने पे कर दिया, -15। अगर -15 तक टेम्परेचर नहीं जाएगा तो वो जो तुम्हारा कार के अंदर वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा। तो कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए मिलाया जाता है। एक बात याद रखना, तो फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल सा वही टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का दोनों के दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट तब घटता है जब इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, क्योंकि उससे जो वेपर प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो बाकी अगली वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। अब कोशिश करेंगे हम अगली वाली वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद इस वाले पूरे चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। तब तक के लिए बेटा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब